बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 में संकलित शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ लेखक विषम परिस्थितियों में या थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में घबरा जाता है। वो अपने घर की याद करने लगता है। वो गांव छोड़ कर के शहर में रह रहा है, तो लेखक की एक कमज़ोरी है, वह लेखक भी जानता है। तो वो सोचता है कई बार कि मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। कहानी की विषय वस्तु ये है कि लेखक को उसके भैया किशन का पत्र आया है। वह पत्र पढ़ रहा है और पत्र पढ़ते ही पढ़ते उसे दादी माँ की याद आ जाती है। कहानी के अंत में ये दिखाया गया है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी खबर देते हुए वो पत्र उनके भैया ने लिखा था, तो वह उन दिनों को याद करने लगता है। उसके स्मरण में उसके आंखों के सामने वह धुंधली छाया दादी माँ की नाच उठती है और वह उनके बारे में सोचने लगता है, अपने बचपन के उन दिनों के बारे में सोचने लगता है जब दादी माँ के सानिध्य में रह कर के वो जीवन का आनंद ले रहा था। तो कहानी में कई छोटी छोटी उप कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें लेखक अपने उन दिनों की चर्चा करता है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। कुआर के दिन वर्षा काल का अंतिम महीना होता है, आपका आषाढ़, सावन, भादों, कुआर। तो इन दिनों बारिश लगभग समाप्त हो जाती है। जो वर्षा काल में जितना पानी चारों तरफ भरा हुआ है वो नदी वो नालियों के माध्यम से तालाबों में इकट्ठा होने लगता है। गांव के आसपास जो नीची भूमि होती है वहाँ जमा हो जाता है और साथ ही साथ बारिश के दिनों में जो घास है उस पानी में सड़ करके उगल करके, जिसमें घासों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, मोथा, साई, घेऊर, बन प्याज इत्यादि। तो ये घासें वहाँ उस पानी में सड़ने लगती हैं। और कुआर के महीने में जो गर्मी पड़ती है, जो उमस भरी गर्मी पड़ती है, तेज़ धूप पड़ती है, उसमें ये घासें सड़ने लगती हैं। तो एक विचित्र गंध उभरती है वातावरण में। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। जो गांव से जुड़े हुए कच्चे रास्ते होते थे उनमें वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है, वो उनमें दलदल जैसा हो जाता है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता था। आजकल तो हमारे गांव काफ़ी अच्छे हो गए हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं, तो वो स्थितियाँ अब नहीं रही, लेकिन पहले ये परिस्थितियाँ बनती थीं। तो कुआर तक आते आते वो वहाँ भी पानी सूख गया है, रास्ते भी आने जाने लायक हो गए हैं। और बारिश के दिनों का ये पानी इकट्ठा होता है एक जलाशय यानी तालाब में। तो उस समय गांव के लड़कों को सबका एक उत्साह होता था कि उस जलाशय में ऊंचाई पर खड़े होकर के कूदते थे, यानी नहाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाते थे, पानी में कूदते थे और अपनी लाइफ का आनंद लेते थे। तो लेखक को भी उस बारिश के पानी में उस तालाब में नहाने का मन करता है और उसकी सबसे अच्छी ज़्यादा इच्छा होती है। लेखक ने इसी संदर्भ में ये भी बताया है कि मौसम के अनुसार हमें ग्रामीण क्षेत्रों में, हमें अपने देश में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या पसंदीदा चीज़ें होती हैं। तो लिखा है कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। आषाढ़ का महीना जुलाई अगस्त का महीना है, तो आषाढ़ के मौसम में आम आ जाते हैं, जामुन पकने लगती है, तो ये बड़ी ही पसंदीदा चीज़ें होती हैं। तो कह रहे हैं कि फिर भी चिंता की बात नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। अगहन दीपावली के बाद का महीना है, तो अगर उसके बाद चिवड़ा जो चावल से बनता है और गुड़ गन्ने के रस से बनता है, अगर ये भी ना मिले खाने को तो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। चैत का महीना ग्रीष्म काल का प्रारंभिक महीना, लगभग मार्च का और अप्रैल का महीना,
तो इसमें भी चावल से बनी हुई लाई और गुड़, गन्ने से बना हुआ गुड़, अगर इसकी भी पट्टी यानी जिसको गच्चक आप बोलते हो वो ना मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी जो बारिश का पानी इकट्ठा होकर तालाब में आया है, मटमैला पानी है, गंदा है, उसमें सड़ी गली घासें हैं, तो बैक्टीरिया भी उसमें बहुत होते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उसमें नहाने का बड़ा आनंद महसूस करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर उसमें नहाने को ना मिले तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़कना मीन्स बेचैनी, अंदर से बेचैनी उठ रही थी, बार बार मन में आ रहा था कि वो उस तालाब में नहाए। और 1 वर्ष का वो वर्णन करता है कि उस साल वो थोड़े ही दिन, 1-2 दिन ही तो कूद सका था और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर, सर मतलब सिर में साधारण दर्द। तो ऐसी स्थिति में खाने के लिए मिलता है दिन भर नींबू पानी और साबूदाना। उन दिनों के हिसाब से ये चीज़ें कभी कभी लोगों को उपलब्ध होती थी, और बच्चे तो इस चीज़ों को लेने के लिए और खाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही थे। तो ये भी एक बहाने जैसा ही है कि अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, तो ये स्वादिष्ट चीज़ें, पसंदीदा चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर यानी बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई, रजाई इसलिए डाली जाती है कि जिससे पसीना आए और हमारे शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाए। तो उस दिन उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी इस वर्ष अधिक बुखार आया। तो दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई और शायद नहाकर आई होंगी उसी झाग वाले जल से, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर। स्नेह माने प्रेम, प्रेम से युक्त, उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में प्रेम का भाव अधिक था। तो प्रेम से युक्त जो शरीर है उस पर किनारीहीन धोती उन्होंने पहनी हुई थी। किनारीहीन धोती का मतलब है जिसमें बॉर्डर नहीं है, और सफ़ेद धोती इसलिए कि पुराने समय में विधवा का जो स्वरूप था उसमें कलरफुल चीज़ें या रंगीन साड़ी वगैरह प्रतिबंधित मानी जाती थी, जीवन नीरस हो जाता था, ऐसी मान्यताएं थी। अब काफ़ी बदलाव आ गया है इन चीज़ों में। और सन से सफ़ेद बाल, तो सन एक कृषि उपज है, एक 5-6 फीट का पौधा पतला डंठल वाला होता है, जिससे रेसे निकाले जाते हैं। पानी में उसे दबाकर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, फिर उसको पानी में ही जैसे तालाब और नदी के पानी में पटक करके उससे रेसे निकाले जाते हैं, वो सफ़ेद कलर के होते हैं। तो यहाँ लेखक ने दादी माँ के बालों की जो उपमा दी है वो सन से दी है, सन से सफ़ेद बालों में, कि उनके सिरों से श्रद्धा मीन्स ताज़ा टपके हुए जल की शीतलता दिखाई देती है। आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट छुए, आंचल की गांठ खोल करके किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक मान्यता है कि कोई न कोई देवी देवता हमारे आसपास होता है, उनके मंदिर होते हैं, उनके चबूतरे होते हैं, और हमारे विश्वास होते हैं कि उनके हवन कुंड से लाई हुई सामग्री या उसके आसपास की मिट्टी यानी उनके आशीर्वाद से हमारे समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने किसी अदृश्य जो दिखाई नहीं देता, शक्तिधारी कोई ताकतवर जो शक्ति है, उसके चबूतरे से उन्होंने मिट्टी ला करके थोड़ी सी मुंह में डाल दी और माथे पर लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए यानी बुखार से जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू करके ज्वर का अनुमान करती। तो आप यहाँ व्याकरण के हिसाब से भी देखें, दिन रात में द्वंद्व समास है, दोनों पद समान है। चारपाई में द्विगु समास है, 4 पायों का समाहार। तो ये व्याकरण की भी चीज़ें आप समझते जाएंगे। और दालचीनी एक मसाले में प्रयोग किया जाने वाला एक पेड़ की वृक्ष की छाल है, ठीक है, दाल और चीनी नहीं। तो उसको पेस्ट बना करके उसका लेप करने से शरीर में ठंडक आती है। तो ये उनकी दिनचर्या थी, ये वो काम करती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी गर्म कर किया जाता है, उसमें पीपल एक वृक्ष है, पीपल की छाल और भी ऐसी चीज़ें लौंग वगैरह है उसमें डाल करके एक एंटीबैक्टीरियल लिक्विड तैयार किया जाता है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है या नहीं, तो बुखार के समय में चूँकि हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, तो उस स्थिति में मूंग की दाल और खिचड़ी दी जाती है जिससे कि सुपाच्य हो, अच्छे से हजम हो सके और स्वास्थ्य में लाभ मिले।
कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। तो बीमार के घर बाहर से आना, यानी हम पहले से ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये परंपरा रही है कि जिसमें हम किसी संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह से व्यवस्था कर सकते थे, जैसे आज का क्वारंटाइन की स्थिति है आज। तो दादी माँ ये ख्याल रखती थी, ये उनकी उदारता, ये उनकी देखभाल करने की सेवा भाव की जो व्यक्तित्व में विशेषता थी वो उभर कर आती है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी आयुर्वेदिक दवाओं के नाम। गांव में यदि कोई बीमार पड़ता तो वो उसके पास पहुंच जाती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर उनके पास भूत से लेकर के और मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि अनेक बीमारियों के इलाज थे। महामारी और विसूचिका मीन्स हैजा, जिसमें जो दूषित पानी पीने से आंतों में संक्रमण हो जाता है और ये महामारी का रूप ले लेता है। खासकर बाढ़ के दिनों में या बरसात के दिनों में जब चारों तरफ पानी भर जाता है और चीज़ें सड़ गल जाती हैं तो उससे पानी दूषित हो जाता है। हमारे जो जल स्रोत हैं, तालाब हो या कुआं हो, वो भी दूषित हो जाते हैं। तो उस स्थिति में ये बीमारी अक्सर फैला करती थी, अब काफ़ी कम हो गई है। तो वो रोज़ सवेर उठकर स्नान के बाद लवंग माने लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप ये सब प्रयोग करती। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में अगर देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या तकिया के कवर अगर नहीं बदले जाते तो जैसे वो पागल हो उठती थी। कहने का मतलब वो इन चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखती थी। लेखक कहता है कि बुखार तो मुझे आज भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी, कुनैन की दवा मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है। यही एकमात्र इसका लगभग विकल्प है। तो वो बहुत ही तीखी होती है, जीभ के लिए बहुत ही कड़वी प्रतीत होती है, तो उसके डर से ही बुखार भाग जाता है। पर ना जाने अब ऐसा बुखार बुलाने का जी नहीं चाहता है, क्योंकि अब वो दादी माँ का सेवा भाव करने वाला, दादी माँ जैसा सेवा भाव करने वाला कोई नहीं है। सुविधाएं आज सभी हैं, शहरों में सारी चीज़ें हैं, लेकिन आत्मीयता से सेवा करने वाले लोगों की अब कमी है। ये दादी माँ का चित्र है। अब यहाँ पर एक दूसरा दृश्य उभर करके आता है, जिसमें किशन भैया, जो लेखक के भाई हैं किशन, उनकी शादी ठीक हुई है, यानी शादी तय हो गई है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, यानी सारे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। पड़ोसने अगर आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती तो क्या कहती कि बहन बुरा ना मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। कार प्रयोजन का अर्थ है कार्यक्रम, प्रयोजन, ठीक है, ये मानक रूप है इसके, कि एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। ये दादी माँ का कथन था। लेकिन जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है। कहने का मतलब कि वो अपने हाथ से कोई काम नहीं करती, लेकिन सभी कामों में उनका दखल था, उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी गाइडेंस थी और उनकी देखरेख में ही काम होते थे। अगर उनकी देखरेख में काम ना हो तो वो विलंब का कारण बन जाती थी, यानी उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। विलंब माने देर हो जाती थी कामकाज में। तो उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकास द्वार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी डांट रही थी। देखा, पास में दुबकी एक रामी की चाची दुबकी खड़ी हुई थी, यानी छिपी खड़ी हुई थी। दादी माँ उसको डांट रही थी कि सोना होगा धन्नो उसका नाम था। रुपए मैं सूद के दे दो, सूद माने ब्याज, इंटरेस्ट, मैं माने सहित, कि ब्याज सहित मेरे पैसे वापस कर दो। दादी माँ ने कभी पैसे उसको दिए होंगे उधार और वो अब वापस मांग रही हैं। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं, यानी शर्म और हया तो है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ रही थी। किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया था उस समय, मुसीबत के समय तुम्हें एक पैसा किसी ने नहीं दिया था, और अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी इस साल की फसल तो निकल गई और तुमने पैसे वापस नहीं किए तो क्या अगले साल दोगी। कहने का मतलब ये है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में फसल ही एकमात्र विकल्प होता था आदमी को अपने उधार चुकाने का, और वह भी निकल गई तो वो बार बार मांग रही हूँ। रामी की चाची रोती हुई
दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार मीन से उद्धार कैसे होगा, उसका विवाह कैसे होगा? वह आगे को झुकी पैर छूने के लिए, तो दादी ने कहा हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। लेखक ने बीच में रोकते हुए कहा, दादी जाने दो ना, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को, क्योंकि उन्हें धन्नो का इस तरह से गिड़गिड़ाना रोना अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये एक अप्रिय प्रसंग था, प्रिय घटना थी, तो हटाने की गरज से कहा था, उद्देश्य से कहा था। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी ने कहा चल चल, चला है समझाने, बड़ों को समझाने लगा है। तो लेखक कह रहा, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतों फलों दूधों नावों का आशीर्वाद दे रही थी। पूत माने पुत्र, यानी घर में परिवार में पुत्रों की उत्पत्ति हो, पुत्र उत्पन्न हो और वो स्वस्थ रहें। और दूधो ना हो का मतलब धन और संपन्न से आपका परिवार भरा पूरा रहे, ये आशीर्वाद दे रही थी। लेखक ने पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर के, आत्मीय भाव से विभोर होकर के उत्तर दिया कि उऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे ऐसी मालकिन का। उऋण मीन्स ऋण मुक्त, कि उऋण ऋण मुक्त हो गई, भगवान भला करे ऐसी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया और ऊपर से 10 का नोट देकर के बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। तो कहने का मतलब कि पहले तो वो डांट रही थी, क्योंकि उन्होंने जो उधार दिया था वो वापस चाहिए, लेकिन जहाँ बेटी की शादी की बात आई तो ये हमारे देश की एक विशेषता रही है कि लोग बेटियों की शादी के लिए बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं। और गांव में, परिवार में, अगर समाज में किसी की बेटी की शादी है तो वो उनकी बेटी की जैसी मानी जाती थी, वो इज्जत मानी जाती थी, वो सम्मान माना जाता था, तो लोग सहयोग करते थे। दादी ने भी वही फर्ज निभाया और 10 रुपये, कहानी चूँकि पुरानी है तो 10 रुपये आज के हिसाब से कम लग रहे होंगे, लेकिन उस समय काफ़ी बड़ा सहयोग रहा होगा। और कहा कि 10-5 के लिए हंसाई ना हो, यानी इस गांव की, और उसकी शादी अच्छे से करो। तो वो धन्नो उन्हें देवता मान रही थी कि वो तो देवता है बेटा। लेखक ने पूछा कि उस रोज तो आपको बहुत डांट रही थी। धन्नो ने उत्तर दिया, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। यानी ये मानसिकता देखिए कि उन्होंने कहा कि जिसने पैसा दिया है, जिसने सहयोग किया है, अगर उसे डांटने का भी अधिकार ना रह जाए तो फिर क्या फ़ायदा। लेखक मन ही मन इस तर्क पर हंसा और आगे चला गया। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले औरतें रात भर गीत गाती थी, यानी ये विवाह के रस्में थी, परंपराएं थी, जिसमें विवाह की रात अभिनय होता था, नाटक होता था महिलाओं के द्वारा, और जिसमें महिलाएं ही पात्र होती थी, स्त्री और पुरुष दोनों पात्र वही निभाती थी, और प्रायः एक ही कथा पर आधारित अभिनय किया जाता था। कथा की विषय वस्तु होती थी विवाह से लेकर, यानी लड़के की वर की विवाह से लेकर के और उसके संतान उत्पत्ति, पुत्र उत्पत्ति के तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे, और सभी पार्ट यानी सभी भूमिकाएं औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात ना जा सका। लेखक अपने भाई की शादी में बीमार होने की वजह से नहीं जा सका। साथ ही उसका ममेरा भाई भी बारात नहीं जा सका और वह दालान में सोया हुआ था। कारण क्योंकि वह बारात चलने से कुछ देर बाद ही वहां पहुंचा, इसलिए वह भी नहीं जा सका। औरतों ने आपत्ति की कि यहाँ पुरुष सोए हुए हैं, क्योंकि ऐसे अभिनय के दौरान, ऐसे कार्यक्रम के दौरान पुरुषों की उपस्थिति वर्जित थी। तो दादी माँ ने बच्चों का पक्ष लिया, बचाव किया कि नहीं, लड़के से क्या पर्दा करना, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लड़कों की तुलना ब्रह्मा जी से की है कि ये निश्चल हृदय होते हैं, एक सा स्वभाव होता है, इनसे क्या पर्दा करना। मुझे भी यानी लेखक को भी पास की चारपाई पर चादर उड़ा करके दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाएगा, निकाल बाहर किया जाऊंगा यहाँ से। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ होना, भेद खुल गया। देबू की माँ जो भाभी थी लगती थी उसकी, ने चादर खींच ली और कहा, कहो दादी ये कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। यानी हंसी मजाक करने लगी। हाथापाई शुरू हुई, बचाव करने लगा लेखक। शर्म भी लग रही थी, संकोच भी हो रहा होगा।
दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, क्यों उलझती है लड़के से। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में यानी उनकी ओट में खड़े हो जाते थे तो अभय दान मिल जाता था, यानी सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती थी। दादी माँ वो वट वृक्ष हैं जिसकी छाया के नीचे सभी सुकून महसूस करते थे, सभी सुरक्षित महसूस करते थे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, वात्या चक्र मीन्स वायु का चक्र, वायु का की भंवर सूखे पत्तों को उड़ा ले जाती है, चारों तरफ नचाती है। उसी प्रकार जब समय बदलता है हमारे जीवन में तो कई बार सुख के बाद दुख की भंवर उठ खड़ी होती है, दुख की परिस्थितियाँ आ जाती हैं और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी तनाव से भर जाती है। इसे दादी माँ अपने अनुभव से जानती थी, क्योंकि दादा की मृत्यु के बाद से वे उदास रहने लगी थी और उन्हें ये सारा संसार धोखे की टट्टी मालूम होता था। धोखे की टट्टी का मतलब है कि जो हम झोपड़ी बनाते हैं उसमें जो दीवारें घास फूस की बनाते हैं वो रस्सियों से बांधते हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो वो टूट जाती हैं, खुल जाती हैं और सारा घर तहस नहस हो जाता है। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो सुख और शांति से भरा जो हमारा जीवन है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है। उस समय संसार नश्वर, संसार की निस्सारता अधिक दिखाई देने लगती है, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है जीने का। दादाजी अक्सर उन्हें किसी बात पर कहते थे कि तुम चलो मैं पीछे से आता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने स्वयं धोखा दे दिया, स्वयं इस संसार को छोड़ करके आगे निकल गए और दादी माँ पीछे रह गई। इसलिए उन्हें दादाजी की ये बात बहुत बुरी लगी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुरमुत्ता मशरूम या कोई एक ऐसा फंगस जो सड़ी गली चीज़ों में कहीं भी उग आता है, यानी कहीं भी वो उपजने लगता है, उगाता है। तो ऐसे ही कुकुरमुत्ते की यहाँ तुलना उन रिश्तेदारों, उन सगे संबंधियों या उन शुभचिंतकों से उन्होंने की है कि जो मुख में राम यानी सामने तो अच्छा व्यवहार करते हैं, सद्व्यवहार करते हैं और बगल में छुरी और पीछे हमेशा नुकसान पहुंचाने की चेष्टा, हमेशा दुर्भावना से भरे रहते हैं। दादा की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध में, उनके अंतिम संस्कार में अतुल संपत्ति यानी बहुत अधिक संपत्ति व्यय यानी खर्च करवा दी थी और वह संपत्ति लेखक के पिताजी की तो थी नहीं, यानी दादी माँ के बेटे की नहीं थी, उनकी अपनी नहीं थी। उन्होंने ये संपत्ति उधार लेकर के उनके श्राद्ध में खर्च कर दी, जिसके कारण से उनके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ गई। उनके खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं रह गए, वो उधार चुकाने में असमर्थ होने लगे। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, माघ जनवरी के आसपास का महीना जिसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, यानी हड्डियाँ भी कटकटाने लगती हैं और ठंड से ठंड महसूस करने लगती हैं। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ मीन्स पश्चिम से चलने वाली हवा, पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती है, पाला पड़ता है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने, यानी इतनी ठंड में भी गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दीपक जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में, प्रेम से भरी आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। क्योंकि घर की मुखिया थी, संरक्षक थी और वो अगर घर के सदस्यों के सामने आंसू लाती तो बाकी लोगों की हिम्मत टूट जाती। इसलिए जो अभिभावक होते हैं वो अपने दुखों को अंदर समेट कर रखते हैं और कभी एकांत में अपने दुख को प्रकट कर लेते हैं। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू, यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर मैंने देखा। दादी माँ ने कहा, क्या है, पूछ। यह है दादी माँ और संदूक का चित्र, आप देख सकते हैं। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना, चल चल। यानी दादी ने अपने उस दुख को छिपा लिया और लेखक के सामने प्रकट नहीं किया। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वो मुझे खींचती रसोई में लगी। सर्दी गर्मी तो सभी को लगती है, लेकिन तात्पर्य है कि जब जीवन में बहुत ज़्यादा
उत्साह न रह जाए जीने का, तो इन परिस्थितियों को आदमी अनदेखा कर देता है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया, यानी लेखक के पिताजी और उनके भाई किशन, मन मारे कुछ सोच रहे थे, किसी चिंता में, किसी समस्या से ग्रस्त थे। उन्होंने कहा, दूसरा चारा ही क्या है? चारा मीन्स उपाय। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के अभी पिछले भी बाकी है, वो रोने रोने को हुआ है। यानी जो उन्होंने दादा के श्राद्ध में पैसा उधार लिया था वो भी अभी नहीं चुका पाए हैं, और आने वाली ज़रूरतों के लिए अगर वो किसी से पैसा मांगने जाते हैं तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। दादी माँ ने इस समय एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में कहा, रोता क्यों है रे? यानी अपने पुत्र को डांटते हुए कहा। यानी डांटने में एक आश्वासन था, एक सहारा था। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही ना। ये एक बहुत बड़ी लाइन होती है, बहुत बड़ी पंक्ति है एक अभिभावक की अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि मैं तो अभी हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो। उन्होंने संदूक खोल करके एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। यानी हमारे भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि जो भी संसाधन थे लोगों ने उसमें से बचत करके सोने और चांदी के रूप में संरक्षित रखा, और जिससे कि परिवार में आने वाले किसी संकट से निपटा जा सके। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश यानी परिवार की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सोच लेते थे बेटा, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, वो भविष्य की समस्याओं के बारे में भी कुछ न कुछ सोच करके रखते थे, यानी कुछ सोने और चांदी के रूप में संपत्ति संरक्षित करके रखते थे। यानी ये अचल संपत्ति जैसी है, जैसे जमीन भी। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। प्रश्न यह उभरता है कि लेखक ने दादी माँ को ये विरोधी शब्द क्यों दिए हैं उदाहरण, कि साप भ्रष्ट भी और देवी भी। तो देवी उनके विशिष्ट गुणों के कारण, जिसमें उनका सहयोग, सहृदयता, आत्मीयता का भाव, एक अच्छे संरक्षक का भाव, ये उनके देवी होने का सूचक है। और साप भ्रष्ट उनके जीवन में आने वाले जो संकट हैं, जो दुख हैं, जो वो अपने अंदर छिपाए हुए हैं, वो शायद किसी न किसी श्राप के कारण ऐसा रहा होगा, ऐसा लेखक महसूस करते हैं। लेखक अब जो हमने पहले पैराग्राफ में देखा था, लगभग उसी भाव पर वो पहुंच गए। वो चिट्ठी जो पढ़ रहे हैं वो फिर सोचने लगे, जो धुंधली छाया उनकी आंखों के सामने आई थी वो विलीन हो गई, यानी समाप्त हो गई। लेखक ने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है, काफ़ी देर हो गई वो पुराने दिनों के बारे में सोचते सोचते, यानी स्मृतियों में खोए हुए। पास के लंबे खजूर के पेड़ पर उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काले पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, क्योंकि दादी को याद करते करते उनके हाथ कांपने लगे और वो पत्र कांपने लगा, हिलने लगा। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, क्योंकि आंखों में आंसू थे, और जब आंख में आंसू होते हैं और आप कोई चीज़ पढ़ो तो आपको धुंधली नज़र आएगी। तो वो उन्हें लगा जैसे काली काली चींटियाँ हों और वो धुंधली धुंधली दिखाई दे रही हों, उनकी कतारें माने पंक्ति, उनकी लाइनें चली जा रही हों, वो धूमिल हैं, धुंधली दिखाई दे रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? कि दादी माँ अब नहीं रही। मन बार बार अपने आप से ही पूछ बैठता है कि क्या सचमुच दादी माँ अब हमारे बीच नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही। और वो दादी माँ के व्यक्तित्व को याद करते हुए दादी माँ को वो भूलना नहीं चाहता। उसे लगता है कि उनकी दादी माँ अभी भी उनके आसपास ही हैं। तो ये आपका पाठ हो गया। और जो संभावित प्रश्नावली है इसमें, उसके उत्तर मैंने उन जगहों पर अधिक फोकस किए हैं। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको कहानी के सभी प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पाठ लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जब आप इस कहानी को पूरा देख लें तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।